गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को नॉलेज अब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। हम आप लोगों से यही आशा करते हैं आप लोग इसी तरीके से हमारे आने वाले सभी वीडियो को देखें और शुरू से लेकर के अंत तक एक एक वीडियो को देखें और उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जैसे कि आजकल सबसे बड़ा मैटर बनता है करंट अफेयर का। हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर को किस तरीके से पढ़ें और किस मात्रा में पढ़ें, और जो भी पढ़ें क्या वो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, वो एग्ज़ाम में आपसे कितना पूछा जाएगा, किस गहराई तक पूछा जाएगा। तो इसी सब मुद्दों को देखते हुए हम आपके लिए करंट अफेयर के लिए ख़ास करके जो आज आप लोगों का रिसेंटली में जो अपडेट होता है उन सभी अपडेट की विशेष कर चर्चा इसमें की जाएगी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आए किसी न किसी राज्य में नई योजनाएं, नई प्लानिंग, नए इंडेक्स और ऐसे वगैरह वगैरह आप चीज़ को देखते हैं। तो आप लोगों को करंट अफेयर को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। आपको सारी चीज़ों को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखना है और सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ आपको हर चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन भी करना है, जिससे आप लोग कॉपी में जब चीज़ों को लिखेंगे, जब आपकी कलम चलेगी, तब आप लोगों का दिमाग उस टाइम और तेज़ी से वर्क करेगा और आप उस चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से ग्रास्प कर पाएंगे, उस चीज़ को आप लोग कैच कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने अपना ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया है। एक कोविड-19 के ऊपर, कोविड-19 से जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी आप लोगों के स्कीम्स हैं और जितने भी प्रकार की आपकी प्लानिंग है, उन सब के बारे में मैंने विश्लेषण किया है और कोविड-19 का एक स्पेशल मैंने वीडियो आप लोगों के पास अपलोड किया है। इसी तरीके से मैंने देखा इंडेक्स, आजकल पेपर के टाइम पर सब लोग देखते हैं कि इंडेक्स कौन कौन सा इंडेक्स हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उन सारे 2020 के सभी इम्पोर्टेंट इंडेक्स को एक जगह कंसाइज़ किया है और सारे इंडेक्स को आपके सामने अपलोड किया है। तो कृपया आप सारे इंडेक्स को अच्छे से देखिए। अच्छे से देखने के साथ उन सारे इंडेक्स को लिखिए और उसको पर डे बार बार रिवाइज़ कीजिए और लिखते वक्त एक काम किया कीजिए, आप लोग बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया कीजिए। गैप छोड़ने से आप लोगों को ये होगा कि आप जब कोई चीज़ चेंज हो तो आप वहीं पर अपडेट कर लें, आप लोगों को बार बार चेंज ना करना पड़े। इसलिए चीज़ों को आप लोग स्पेस छोड़ करके ही आगे बढ़ा करें। और करंट को लेकर के बच्चों के बीच में ये भ्रम रहता है कि हम जब पेपर होगा तब हम करंट को पढ़ेंगे, या जब हमारा पेपर होगा तब हम करंट को ज़्यादा ध्यान देंगे, या पेपर होने के 2 मंथ पहले हम करंट को पढ़ेंगे। तो वो गलत अवधारणा है। आप पेपर के 2 मंथ पहले आप करंट को पढ़ोगे तो बाकी चीज़ें आपको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप करंट को रेगुलर वे में, जैसे आप हर सब्जेक्ट को डे बाय डे पढ़ते हैं, उसी तरीके से आप करंट को भी डे बाय डे करंट पर 1 से 1.5 घंटा वर्क कीजिए। हर चीज़ों को डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप लिखिए, उसको पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ उन चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, जिससे आपकी जो आप पढ़ें आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाए, कि जब आप कभी पेपर दें तो आप लोगों को एक बार रिवाइज़ करना हो। पेपर के टाइम पे अगर आप करंट को पढ़ते हैं, 2 महीने पहले करंट को पढ़ते हैं, तो इतना ज़्यादा चीज़ हो जाता है, आप उसको एक साथ कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको करंट को भी पढ़ना रहता है। इसलिए आप डे बाय डे करंट को पढ़िए, आपको किसी भी मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब चीज़ों को एक दिन में, आप सपोज़ कीजिए कि अगर आप एक दिन में 10 से 15 करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, तो आप महीने में कितने करंट अफेयर पढ़ते हैं? तो 30 × 15, 30 × 15, 30 × 15, आप 450 करंट अफेयर महीने में पढ़ लेते हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को मैगज़ीन में नहीं मिलती है। 500 का ही करंट अफेयर मिलता है, 500 क्वेश्चंस ही मिलते हैं। आपको फालतू की चीज़ों से बचना है, आपको फालतू चीज़ों से टाइम
आप लोगों को हटाना है। आप लोगों को जो निरर्थक चीज़ें हैं उनको छोड़ना है, सिर्फ अपने काम की चीज़ों को पढ़ना है। आप मैगज़ीन उठाते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, कुछ चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। तो आप उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कीजिए, आप डे बाय डे करंट अफेयर को क्या कीजिए, लिखा कीजिए। और बाकी हम आपके साथ करंट अफेयर पर विशेष कर वर्क कर रहे हैं। तो करंट अफेयर को लेकर के आप लोग के बीच में जो भी भ्रम है या जो भी आप लोगों के मन में जो भी ऐसा कुछ है, तो करंट अफेयर के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ये चैनल जो हमारा चैनल है, इस चैनल सिर्फ़ और सिर्फ करंट अफेयर को ही ध्यान में रख करके, करंट अफेयर और एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन ज़्यादातर फोकस आप लोगों को करंट अफेयर पर ही दिया जाएगा कि आप करंट अफेयर पे कितना अच्छा अप्रोच बनाएं कि आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोगों का एक नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। 0.25 नंबर भी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है। इसलिए आपको एक एक नंबर 0.25 जैसा नंबर भी आप लोगों को सेव करके चलना है कि उससे आपकी मेरिट में आपका स्थान ना हटने पाए। इसलिए आपको करंट अफेयर पे मैंने इन सभी को देखते हुए करंट अफेयर पर अच्छे से वर्क किया है, अच्छे से प्लानिंग की है। और आप लोगों का इसी तरीके से सहयोग, इसी तरीके से साथ आप लोग अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए। उन लोगों से यहाँ इसको देखने के लिए उन लोगों को बताइए कि ये आप वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देखें। वीडियो को बिना स्किप किए देखें, आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी, हर चीज़ें समझ में आएगी। जो चीज़ आप डिटेल में जानना चाहते हैं उन चीज़ों का आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर व्यू दीजिए। आपका जो कमेंट करेंगे उसको स्वीकार किया जाएगा और नेक्स्ट चीज़ उस पर आपकी डिस्कस की जाएगी, नेक्स्ट बातें उसी पर डिस्कस होगी। यही बात थी, आप लोगों को करंट अफेयर का जो भ्रम रहता है उन सारे भ्रम को दूर करने के लिए ये चैनल लॉन्च किया गया है। बाकी करंट अफेयर में जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी चीज़ें नई नई अपडेट होगी, आपको वीडियो के साथ अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, करंट अफेयर अब आप लोगों के होगा मुट्ठी में। इसलिए बाकी और सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड साइंस। आप लोगों को आजकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटी के भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। तो पॉलिटी आप लोगों की जो पहले पॉलिटी आती थी, सिंपल सी पॉलिटी आती थी, आप लोग सिंपल सा आंसर लगा देते थे। जैसे आप सपोज़ कीजिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, सबको पता है लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन आप लोगों को पता होगा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, आप लोग को लोकसभा का कार्यकाल आप लोगों को पता होगा अधिकतम कितने टाइम का होता है। तो अधिकतम आप लोगों को पता होगा 5 साल का होता है। ये क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसे हम लोग मिनी संविधान संशोधन कहते हैं, मिनी संविधान संशोधन की संज्ञा इसे दी जाती है क्योंकि इसमें कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं। तो इसमें 5 से बढ़ा करके 6 किया गया था। फिर वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसी की अवधि को फिर से पुनः घटाया गया। तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड का लेवल पूछने का चेंज हो रहा है। क्वेश्चंस पहले सिंपल आते थे, आप लोग टिक कर लेते थे, लेकिन क्वेश्चन अब थोड़ा सा टेक्निकल आते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल आते हैं। हर चीज़ का पूछने का स्टैंडर्ड अलग हो गया है। जैसे रिसेंटली आप लोगों को 124th अमेंडमेंट 2019 मिला था। अब 124th अमेंडमेंट 2019 है क्या, तो आप लोगों को पता है खास करके सवर्ण जातियों को 10% आरक्षण की बात की गई थी, जिसमें और ये कौन से नंबर का है, तो आप लोगों को नंबर भी पता होना चाहिए। 124वां संविधान संशोधन विधेयक है और ये कौन सा नंबर का है क्रम का, तो 103वें नंबर का। ये सब आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली में 3 तलाक पे कानून बना है। ये आप लोगों के पॉलिटी की बात होती है, जो करंट पॉलिटी का पार्ट होता है। हम इन सारी चीज़ों पे आपको बाकायदा बताएंगे। आजकल क्वेश्चंस आपको
पूरा आजकल क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जाते हैं वो करंट को रिलेट करके पॉलिटी से पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट पॉलिटी। उसी तरीके से आपको जियोग्राफी में आप लोगों का कोई भी ज्वालामुखी फटा, अब ज्वालामुखी फटने के बाद क्या होता है, कोई भी ज्वालामुखी अब वोल्केनो एरप्शन हुआ तो आप लोगों को पता होगा 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कौन कौन सा? सक्रिय, प्रक्षुब्ध और शांत ज्वालामुखी। तो पूछा जाएगा किस प्रकार का ज्वालामुखी है। दूसरा क्वेश्चन, वो कहाँ पे था, वो कहाँ पे फटा और फटने के साथ किस आइलैंड पर फटा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जैसे आप लोग एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू सुनिए। जैसे स्ट्रोम्बोली इटली का एक ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किस द्वीप पर स्थित है? तो आप लोगों को पता है सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, सिसिली द्वीप पर स्थित है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, अर्थात लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कोई पर्वत हुआ है, कोई पर्वत की ऊंचाई, पर्वत कहाँ पे है, पर्वत की ऊंचाई कितनी है, पर्वत की हाइट कितनी है, इन सभी चीज़ों पे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं करंट ज्योग्राफी का पार्ट। इकोनॉमी आता है। इकोनॉमी में आप लोगों की हर नीतियाँ चेंज होती है। कभी फाइनेंशियल ईयर, बजट में क्या क्या, सरकार का कितना रेवेन्यू आया, सरकार ने सबसे ज़्यादा कहाँ पे, सरकार का सबसे ज़्यादा कहाँ से पैसा आया, किस मद से पैसा आया, और सरकार का सबसे ज़्यादा किस मद पर व्यय हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। तो इन सारी चीज़ों पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, आप लोगों के इकोनॉमी में ही देखते होंगे आप लोग, जैसे सभी लोग विकास दर नापते हैं, हम लोगों की जो डेवलपिंग रेट क्या है, और इकोनॉमी का ही पार्ट है आपका इंडेक्स का। जैसे SDI हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, जिसे हम लोग भुखमरी सूचकांक कहते हैं या गरीबी सूचकांक बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों में भारत की रैंक क्या है, ये आप लोगों के करंट इकोनॉमी का पार्ट हो गया। आजकल करंट इकोनॉमी ज़्यादा पूछ रहा है। आप लोगों को ये नहीं पूछता है मुद्रास्फीति क्या है, या मुद्रा विस्फीति क्या है, या मुद्रा अस्फीति क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इससे राजकोषीय नीति पे क्या प्रभाव पड़ता है, या इससे मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत की विकास दर 2019-20 में IMF के अनुसार कितने % अनुमानित की गई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कितने % अनुमानित की गई है। तो आपको बताना होगा कितने % अनुमानित की गई है, या आपसे पूछा जाएगा 2020-21 में कितने % रहने का अनुमान बताया गया है। तो आप लोगों को इस चीज़ पे ज़्यादातर जोर देना है। कोई सूचकांक आता है, SDI आता है, तो उसमें भारत की रैंक क्या है, गरीबी सूचकांक आता है, उसमें भारत की रैंक क्या है। तो इन सब चीज़ों पे विशेषकर इकोनॉमी जोर देता है। बजट आप लोग देख रहे हैं, बजट हर साल चेंज होता रहता है। सरकार की जो प्लानिंग होती है, जो स्कीम्स होती हैं, सरकार ने उसमें कितना अंशदान किया है, या सरकार नरेगा, मनरेगा जैसे प्रोग्राम में कितना फंडिंग उसमें दिया है, कितने फंड दिया है, सरकार की जो योजनाएं होती हैं उस पर कितना वो व्यय की है। ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। ये सब, जैसे अभी एक प्लान चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत पर सरकार इसको सशक्त बनाने के लिए क्या क्या प्लानिंग ला रहा है, क्या क्या योजनाएं लॉन्च कर रहा है, इस पर कितना रुपए व्यय कर रहा है। सरकार भारत को एकदम डिजिटल बनाना चाह रहा है। डिजिटल बनाने के साथ साथ लोगों को सशक्त बना रहा है कि लोग स्किल की शिक्षा लें, एजुकेशन जो है वो स्किल्ड लेवल का हो जाए। आप लोगों को ऐसा शिक्षित बनाएं जो आप लोग खुद रोजगार बनाओ, खुद रोजगार सृजन करो। ये सब आप लोगों को इकोनॉमी भी देखना है। उसी तरीके से आप लोगों को, जैसे आप लोग हिस्ट्री आते हो, तो हिस्ट्री तो आप लोगों की चेंज नहीं होती है। हिस्ट्री में जो आप लोग वही पढ़ते हो, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आप लोगों की जो हिस्ट्री में आप लोग सम्राट अशोक के बारे में जानते हो, वही आप लोगों को उसमें भी मिलेगा। तो हिस्ट्री में आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिस्ट्री में ज़्यादातर आप लोगों को फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट को, खास करके 1857 से लेकर के भारत की आज़ादी तक। जब भारत की आज़ादी तक आप लोगों को इसमें पूरे
भारत की आज़ादी तक हर मोमेंट को आपको विशेष करके जोड़ देना है। 1857 की क्रांति से लेकर के उधर भारत की आज़ादी तक एक एक मोमेंट को आप लोगों को जोड़ देना है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ से मिलते हैं, तो आप लोग देखते होंगे मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ही आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री से अगर एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा तो पूछा, नहीं कभी नहीं पूछता तो बिल्कुल नहीं पूछता तो मेडिवल हिस्ट्री से। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ें ही ना, मेडिवल हिस्ट्री पढ़ें लेकिन उसको कम वरीयता दें। पढ़ना सब है लेकिन वरीयता कम देना है, प्रेफरेंस कम देना है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा फोकस करनी है, उसके बाद आपको एंशिएंट हिस्ट्री फोकस करनी है, उसके बाद आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री फोकस करनी है। मॉडर्न को ज़्यादा करनी है, मॉडर्न पे ज़्यादा वर्क करना है, एंशिएंट पे उससे कम करना है, और मेडिवल पे ऐसा नहीं करना है लेकिन कम करना है, ठीक है। और एंशिएंट में कुछ कुछ पार्ट से क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो गुप्ता से, मौर्य से, गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, और जो आप लोगों के दक्षिण भारत के राजवंश हैं जैसे पल्लव हो गए, चालुक्य हो गए। चालुक्य की 3 शाखाएं थी, एक तो बादामी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। 3 शाखाएं थी, तीनों शाखाओं से क्वेश्चंस बनते हैं। उसी तरीके से राष्ट्रकूट वंश, उसी तरीके से आपके 3 नीचे चोल, चेर और पांड्य, ये सारे क्वेश्चंस इन सबकी सभी राजाओं के नाम, इनकी संस्कृति, इनकी विरासत, इन्होंने मंदिर निर्माण की जो कला विकसित की थी, द्रविड़ कला जो दक्षिण भारत में फूली फली थी, तो उन सब पे क्वेश्चंस आपको डिटेल में मिलेंगे। तो ये आप लोगों का हिस्ट्री का पार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा उठते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में आप लोगों को आ जाएंगे तो आप लोग इधर स्लैब डायनेस्टी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सभी से क्वेश्चंस आजकल कम उठते हैं। आप लोग जैसे इसको पार करोगे आपको वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आप लोग खास करके नहीं पढ़ते हो, जिसे हम लोग बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो दक्षिण भारत का था, जो कृष्णा नदी के दक्षिण का तट है, वो सारी से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य फला फूला था, अब अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। उनके 2 भाइयों ने, एक तो हरिहर और दूसरा बुक्का ने, और बहामनी वंश, ये दोनों से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इनको आपको पढ़ना है, ज़्यादा जोर इस पे देना है आप लोगों को, इनकी कला पे, इनकी संस्कृति पे, इनके सभी राजवंशों पे, इनके सारे राजाओं पर आपको विशेष करके जोर देना है। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में तो सारा पढ़ना है, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं छोड़ना है। ये तो आप लोगों की हो गई हिस्ट्री की बात। अब आता है बात आप लोगों के साइंस की। साइंस जो सबसे बड़ा फैक्टर रहता है कि साइंस में हम लोग कितना पढ़ें और क्या पढ़ें, और जो पढ़े हैं वो कितना हम लोगों को याद रहता है, क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को कंसेप्ट देती है, कंसेप्ट के साथ साथ आप लोग उसमें वर्क करते हैं। क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है, क्योंकि साइंस एक ऐसा विषय है जो आप लोग रट नहीं सकते हो, बस आप लोग विजुलाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं, आप लोग देखते होंगे, एक तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिसमें आप लोग देखते होंगे आजकल क्वेश्चंस के ज़्यादा पूछने का ट्रेंड बायोलॉजी से आता है, और वो भी बायोलॉजी का कौन सा बायोलॉजी, करंट बायोलॉजी का पार्ट। जैसे इस टाइम कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस ये बायोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन बायो के किस पार्ट के साथ जुड़ा है, करंट के पार्ट के साथ, इसलिए इसको करंट बायोलॉजी कहते हैं। जैसे जो डिसीज़ आती, जीका वायरस हो गया, निपाह वायरस हो गया, आप लोगों को ये जो भी वायरस आते हैं, ये सारे वायरस से संबंधित फैलने वाली बीमारी हैं। ये किस पार्ट को इफ़ेक्टेड करते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर इसकी कोई वैक्सीन है तो उस वैक्सीन का नाम आपसे पेपर में पूछा जाएगा, या ये बीमारी बीमारी के क्या प्रिकॉशन है, इसके बचाव क्या हैं, तथा ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में सेल्स चैप्टर, ब्लड चैप्टर, आप लोगों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर, तो इन सारे चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। साथ साथ आप लोगों को करंट बायोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करना है। उसके बाद आप लोगों का फिज़िक्स है, फिज़िक्स के साथ साथ आपका केमिस्ट्री है। तो इन सारी चीज़ों पे आप लोगों को अच्छे से जोर देना है। इन सारी चीज़ों के साथ हम आप लोगों को करंट पर विशेष कर जोर देंगे, क्योंकि करंट सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी पेपर को क्लियर करने में, क्रैक करने में। तो इसलिए करंट को आप बिल्कुल
वो मत समझिएगा। करंट को आप लोग बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। करंट की हम करंट पढ़ लेंगे या करंट हम पेपर के दौरान पढ़ लेंगे, तो पेपर के दौरान आप पढ़ेंगे तो, लेकिन आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोरिंग रेट कम होगा, आप उसको इतना गेन नहीं कर पाओगे जो लोग रोज़ पढ़ते हैं उनकी तुलना में, और जो आप 2 महीने पढ़ोगे उनकी तुलना में आपका करंट का रोल उतना नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को नौकरी पाना है, इसलिए नौकरी पाने के लिए आप लोगों को करंट को, जैसे आप हर विषय को इम्पोर्टेंस देते हो उसी तरीके से करंट को इम्पोर्टेंस देना है। आप बाकी चैनल के बारे में जानते हो, हमारा चैनल का नाम नॉलेज हब है। आप लोग इसमें नई नई चीज़ों को देखोगे, बाकी हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से सारी जानकारी आपको दी जाएगी, और जैसे भी कोई इशू आते हैं, कोई भी इशू आते हैं, उन सारी इशुओं का विस्तार से विश्लेषण आपको दिया जाएगा। क्या है, कैसे है, क्या सरकार का स्टंट है, क्या सरकार इस पे क्या कहाँ तक कार्रवाई कर रहा है। जैसे इस टाइम कोविड-19 को लेकर के अफवाहें फैल रही हैं। कोविड-19 क्या है, कोविड-19 इतना प्रभावित क्यों कर रहा है, कोविड-19 कहाँ से आया, और कोविड-19 के भारत में दुष्परिणाम क्या हैं, और कोविड-19 से अभी बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं लॉन्च हुई है, कब तक आएगी, ये सारी चीज़ें के बारे में आपको अच्छे से विश्लेषण बताया जाएगा। और बाकी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। बाकी आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, हर चीज़ों को ध्यान से पढ़िए। जो चीज़ आपका सुझाव हो, जो चीज़ें आपकी क्लियर ना हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे उन चीज़ों पे जोर दिया जाए और आपकी पढ़ाई को और रोचक बनाने में इस चैनल की भागीदारी हो। यही मेरा कहना है कि आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। इस टाइम आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। इस टाइम आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें, आप घर पर रहें और अपनी पढ़ाई पर विशेष कर जोर दें, क्योंकि ये आज का टाइम ऐसा है जो आपको काफ़ी आगे ले जा सकता है। और इस टाइम का अगर आपने अच्छे से सदुपयोग कर लिया तो ये टाइम आपकी लाइफ में काफ़ी आगे आपको निकाल देगा। अगर इस टाइम का आपने दुरुपयोग कर दिया तो आप पता नहीं कितने साल पीछे चले जाओगे, इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं होगा। तो बी केयरफुल, बी पॉजिटिव एंड कीप स्टडी टू अचीव योर गोल। थैंक यू क्लास।